જેમના નામમાં માં ભગવતીનો વાસ છે એવા શ્રી ભગવતી પ્રસાદ શર્માને હું વિનંતી કરીશ કે એમની વાણીનો લાભ આપણને સૌને આપે. આદરણીય ભગવતી પ્રસાદજી. परम पुण्यदायी महाकुंभ के तुल्य हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज के इस मेला परिसर में आप सब विराजमान हैं. मंच पर विराजमान माननीय श्री शैलेश भाई पटेल, श्री सुनील भाई शाह, श्री सोमकांत जी शर्मा, श्री तुलसी भाई टेकवानी, अरुण भाई ओझा, प्रदीप भाई मोदी, नीलेश भाई सूचक और नवीन भाई मंडोवरा जी और आप सभी बंधुओं और बहनों, आप विभिन्न वृत्तियों अर्थात प्रोफेशनल्स के विशेषज्ञ हैं और भारत को पुनः समृद्ध और महान बनाने में आपकी भूमिका अद्वितीय भूमिका है. सबसे पहले तो हम अगर यह विचार करें कि भारत क्या है, तो आज हम जो 143 करोड़ से अधिक भारत के लोग हैं, यह पूरे यूरोप के 50 देश और पूरे लैटिन अमेरिका के 26 देश, यानी पूरा यूरोप और पूरे लैटिन अमेरिका के 76 कंट्रीज से अधिक हमारा जन समाज है. तो हम में वह गर्व का भाव आना चाहिए, हम कितना विराट समाज हैं. आज हमसे बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले देश भी हैं, 4 गुने क्षेत्रफल वाले देश भी हैं, चाहे चीन होगा, रूस होगा, अमेरिका होगा, कनाडा होगा. लेकिन परमात्मा ने सबसे ज्यादा खेती योग्य जमीन अगर किसी देश को दी है तो वह भारत को दी है. 19 करोड़ हेक्टेयर खेती योग्य जमीन विश्व में किसी देश के पास नहीं है. चीन के पास भी हमारी आधी से भी कम है. उनके पास 11 करोड़ हेक्टेयर खेती योग्य भूमि थी और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन वह जो चली गई उनकी, और आज जो है वह हमारे तुलना में 9 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफली उनका है. तो कहने का उनका खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल है. मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारी जो भूमि है उसमें से 3/4 भूमि असिंचित है, और अगर हमारे जो 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी जो नदियों में बहकर चला जाता है, उसका अगर हम ठीक ठीक उपयोग कर लें तो हम अपने देश की 18 करोड़ हेक्टेयर में से 15 से 16 करोड़ हेक्टेयर जमीन को पुनः सिंचित कर सकते हैं. और विश्व की 2/3 जनसंख्या, 500 करोड़ से अधिक जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करके भारत विश्व की खाद्य महाशक्ति बनने की सामर्थ्य रखता है. आज देश में छोटे बड़े सब मिला के 9 करोड़ एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम हैं. इतने विश्व में किसी देश में नहीं है. चीन के पास भी 4 करोड़ से कम एमएसएमई है, हमारे पास 9 करोड़ है. भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. हम तीसरे नंबर पे यूनिकॉर्न्स भी हैं, अर्थात हम व्यवसाय और उद्योग जगत में भी अपनी एक विशेष प्रतिष्ठा और पहचान बनाने की सामर्थ्य रखते हैं. जैसा मैंने जनसंख्या की बात कही थी कि हम 143 करोड़ हैं, इसमें कार्यशील जनसंख्या को अगर देखें, काम करने वाली आयु जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो 90 करोड़ लोग 15 साल से 64 साल की वर्किंग एज पॉपुलेशन में आज देश के पास हैं. ऐसा अनुमान है कि 2030 तक ये वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी 100 करोड़ हो जाएगी. ये पूरे विश्व की वर्किंग एज पॉपुलेशन का 24.3% होगा. विशेषज्ञों का आकलन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और कई विशेषज्ञों का,
कि अगर देश के कार्यशील आयु की जनसंख्या के सभी लोग काम में लग जाएं, किसी न किसी उद्यम की स्थापना और उसके संचालन में लग जाएं, और अगर सब लोग काम में लग जाएं, तो भारत $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। अमेरिका भी आज $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। और मुझे लगता है कि जो हम प्रोफेशनल्स बैठे हैं, अगर हम उद्यमिता का भाव जगाकर अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन के सब लोगों को किसी न किसी काम में अगर लगा सकें, तो भारत $400 खरब अर्थात $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। और यह जो विचार है ये कितना पुराना है। हम अगर भारत की प्राचीन संस्कृति की बात करें तो शायद अधिकांश लोगों को नहीं पता है। हमारे यहाँ आर्थिक चिंतन, अर्थशास्त्र का विचार बहुत पुराना है। भगवान राम के गुरु महाराज दशरथ के अर्थशास्त्री, अब लोग कहेंगे क्या उस काल में भी अर्थशास्त्री होते थे क्या? उपाध्याय सुधन्वा, वाल्मीकि रामायण में भी उनका संदर्भ आता है, अन्यत्र भी आता है। चाणक्य ने अपना कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखने में भी उपाध्याय सुधन्वा के अर्थशास्त्र का सहयोग लिया था। उपाध्याय सुधन्वा ने लिखा है, समाज के सभी कार्यक्षम व्यक्तियों को कार्य में लगाना, यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन को किसी न किसी उत्पादक कार्य में लगाना। तो कार्यक्षम व्यक्तियों को कार्य में लगाना, उस कार्य से उनको समुचित प्रत्याय हो, यानी कि उस काम से उनको इनकम मिले, उस आय में निरंतर विवर्धन हो और उस आय का समाज में समुचित वितरण हो। यह उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा उस कालखंड में दी थी जिस कालखंड में लोग कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे। रामायण का काल कौन सा है, इस पे अगर हम विचार करें तो क्या इतना प्राचीन भी अर्थशास्त्र हो सकता है? इतना प्राचीन भी सभ्य समाज था क्या? हम मानते हैं अभी कलयुग के 5126 वर्ष बीते हैं। उसके पहले पूरा द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का, 8,64,000 ईयर्स का द्वापर गया। द्वापर के पहले 17,96,000 वर्ष का त्रेता गया, यानी 21,25,000 वर्ष से लेके 8,69,000 वर्षों के बीच का कालखंड वह रामायण का कालखंड है, वह त्रेता युग था। लोग पूछते हैं क्या इतना पुराना है, इसके पास आपके पास क्या प्रमाण है? मैं अभी समय सीमा है, केवल एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। वाल्मीकि रामायण में 2 स्थान पर 4 दांत वाले हाथियों के वर्णन आते हैं। मॉडर्न आर्कियोलॉजी कहती है 4 दांत वाले हाथी धरती पर से 10 लाख साल पहले विलुप्त हो गए। उनका जो अंतिम जो भी प्राणी रहा होगा 4 दांत वाले हाथियों का, साइबेरिया में उनके जीवाश्म फॉसिल्स मिले हैं, लंका में भी मिले हैं, भारत में भी मिले हैं, पाकिस्तान में भी मिले हैं, जर्मनी में भी मिले हैं, और वे सब के सब 10 लाख वर्ष से प्राचीन हैं। यानी जो प्राणी 10 लाख वर्ष पहले ही होता था, और उस प्राणी का वर्णन अगर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने किया है, तो निश्चित रूप से यह समसामयिक वर्णन है, उसका कंटेम्पररी डिस्क्रिप्शन उसमें वाल्मीकि ने किया है। ऐसे बहुत सारे हमारे शास्त्रों में प्रमाण जो मिलते हैं, तो हम एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति हैं। और उस कालखंड में भारत का व्याप कैसा था, मैं थोड़ा वहीं आपको पुनः वाल्मीकि रामायण पर केंद्रित करना चाहूंगा। जब हनुमान जी भगवान राम को कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, सीता माता का पता सुग्रीव जी लगवा लेंगे, क्योंकि इस भूमंडल के सारे द्वीपों की उनको बहुत अच्छी जानकारी है। और जब सुग्रीव अपने दूतों को भेजते हैं तो वो कहते हैं कि वहां समुद्र पार पूर्व दिशा में तुमको जलयान से जाना पड़ेगा, नौकाओं से जाना पड़ेगा, तैर कर भी जाना पड़ेगा। इंडोनेशिया में 17,000 द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, और वो कहते हैं वहां एक यव द्वीप है, यानी कि यव द्वीप का वर्णन, जावा का वर्णन वहां उन्होंने किया है। जावा जो है आप चित्र में देखेंगे तो जौ के दाने के समान होने के कारण उसका नाम प्राचीन यव द्वीप था। फिर उसके बाद कहते हैं उसके पास सुवर्ण की खानों से मंडित सुवर्ण द्वीप है। सुमात्रा आज भी वर्ल्ड के 7 लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग एरियाज में है, यानी कि आज भी सॉइल में इतना स्वर्ण की मात्रा मिलती है, लोग चाहें
तो अपने खेत की भूमि को भी थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करके थोड़ा गोल्ड की ट्रेसेस उसमें से रिकवर कर लेते हैं। तो उस समय भी वहां गोल्ड माइनिंग होती थी। और उसके बाद वो कहते हैं उसके पास रौप्य द्वीप हैं, रौप्य यानी सिल्वर बियरिंग, सिल्वर की माइंस वाले, वहां आज भी सिल्वर माइंस की वाले द्वीप हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 8000 किलोमीटर दूर किष्किंधा यानी हम्पी में बैठकर सुग्रीव वहां 8000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के द्वीपों का वर्णन करते हैं कि वहां पर ऐसे सुवर्ण द्वीप है, रौप्य द्वीप हैं, वहां पर यवत द्वीप हैं, वो सारे। तो यानी कि बृहत्तर भारत जिसको हम ग्रेटर इंडिया कहते हैं, उसकी सीमाएं कहां थी? पूरब में इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के साथ वह 12 देश हैं साउथ ईस्ट एशिया में। उन 12 साउथ ईस्ट एशिया के देशों का क्षेत्रफल 45 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है उसके 1.5 गुने से थोड़ा कम। यानी कि संपूर्ण वह साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय सभ्यता और संस्कृति फैली हुई थी। आज भी 15वीं सदी से पहले, 15वीं सदी में वहां इस्लामीकरण शुरू हुआ था जिहादी आक्रमणों के बाद। उसके पहले के वहां जितने शिलालेख, जितनी पांडुलिपियां, जितने स्मारक और भी जितने पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, वे सारे के सारे हिंदू सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत संस्कृत भाषा में, या तो पल्लव लिपि में या देवनागरी लिपि में मिलते हैं। पल्लव लिपि दक्षिण की लिपि है। और आप देखिए कंबोडिया में अंकोर वाट का जो मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, उतना बड़ा मस्जिद, गुरुद्वारा, उतना बड़ा अन्य कोई मंदिर, उतना बड़ा कोई चर्च पूरे विश्व में नहीं है। और वो कहाँ है? कंबोडिया में। यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहाँ तक मतलब जो फैली हुई थी, इसकी आप कल्पना करेंगे तो ग्रेटर इंडिया जो था उसका विस्तार पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में था। और उसके बाद अगर हम पश्चिम पर दृष्टि डालें तो महाराज जयपाल 1008 में उन पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। उस समय महाराज जयपाल का राजधानी भटिंडा में थी और उनका शासन आज का पूरा पाकिस्तान, आज का पूरा अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान तक महाराज जयपाल का हिंदू शाही का उनके राज्य विस्तार था। अर्थात जो बृहत्तर भारत जिसको हम कहते हैं, इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी ईरान तक, यह एक बृहत्तर भारत का चित्र हमें दृष्टिगत होना चाहिए। हम अपने महानता की बात अगर और देखें कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कितना प्रसार था, तो अभी कुछ वर्ष पहले टर्की और सीरिया के क्षेत्र जो है मेसोपोटामिया कहलाता है, मेसोपोटामिया में मित्तानी और हित्ती दो साम्राज्यों के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1400 बीसी, ईसा से 1400 साल पहले, यानी 3400 वर्ष पहले। और वहां पर दोनों उन मित्तानी और अब नेट में ढूंढेंगे मिलेगा, दोनों राजाओं के बीच जो संधि पत्र हुआ उसका शिलालेख मिला है। और शिलालेख में मित्र यानी सूर्य देवता, वरुण, नासत्य यानी अश्विनी कुमार, इंद्र, इनकी साक्षी में वो संधि हुई है। अर्थात बृहत्तर भारत के बाहर भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति या हिंदू सभ्यता और संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती रही है। एडम्स और फीथियन यूरोप के पुरातत्वविद हैं। उनकी एक पुस्तक है मित्राइज्म इन यूरोप, यूरोप में मित्र संप्रदाय। मित्र वैदिक देवता का नाम है, सूर्य का। मित्र जब की पूजा ईरान में गई तो उसका स्वरूप बदल गया, आर्मेनिया में और बदल गया, यूरोप में गए तो और बदल गया, लेकिन मित्र वही देवता है। और एडम्स और फीथियन लिखते हैं कि यूरोप का, पूरे यूरोप का क्या लिख रहे हैं वो, केवल यूके या नहीं, पूरे यूरोप का कोई पुरातात्विक उत्खनन ऐसा नहीं है जहां मित्र देवता का कोई पेंडेंट, कोई शिलालेख, कोई मूर्ति नहीं निकली हो। यानी कि पूरे यूरोप के पुरातात्विक उत्खननों में मित्र देवता की मूर्तियां निकलती रही हैं। और आज भी मित्र देवता के मंदिरों के 400 खंडहर पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। यानी कि किसी न किसी रूप में हमारी सभ्यता और संस्कृति भूमंडल व्यापी रही है।
बल्कि आप आज घर जाके एक और चीज खोजिएगा, हनुमान जी एंड मकर ध्वज इन ग्वाटेमाला एंड होंडुरास, मध्य अमेरिकी देश हैं ग्वाटेमाला और होंडुरास। वहां पर 20-20 फीट ऊंची हनुमान जी और मकर ध्वज की मूर्तियां वनों में विद्यमान है। उन जंगलों में किसी को जाने की अनुमति नहीं है और लीडार टेक्निक से उनका चित्रांकन हुआ है और नेट पर आपको मिलेगा। अब इसके बारे में विद्वानों का कहना है कि जब राम रावण युद्ध में अहिरावण आकर भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके अपनी राजधानी में पाताल लोक में ले जाता है और वहां वह उनकी बलि देना चाहता है उसकी कुल देवी निकुंभिला देवी के सम्मुख। उस समय हनुमान जी जाते हैं, मकर ध्वज उसका द्वारपाल था, उस मकर ध्वज को वो बंदी बनाते हैं और अहिरावण का वध करके भगवान राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आते हैं। तो वहां के लोगों ने बाद में मकर ध्वज को ही अपना राजा बना दिया था और इसलिए उस राजा के रूप में वहां पर हनुमान जी और मकर ध्वज की मूर्तियां 20-20 फीट ऊंची पत्थर की गदा के साथ और कई सारे वहां तक फैले हुए हैं। अर्थात हमारी सभ्यता और संस्कृति से विश्व का कोई भाग अछूता नहीं था। इसीलिए कहा हीनश्च दूषयत्येव हिंदुहु इति उच्यते, हीन विचार, गंदे विचार, हिंसक विचारों को से समाज को बचाने वाला हिंदू है। और इसलिए हमने सर्वत्र संपूर्ण भूमंडल पर एक हिंदुत्व का जो सभ्यता और संस्कृति से कणवंत विश्व मार्ग में हम जो किसी कालखंड में गए थे और उसके आज प्रमाण बहुत बड़ी मात्रा में सब दूर दिखा मिलते हैं। एक पेरू दक्षिण अमेरिका में, वहां पर हवन कुंडों के अवशेष मिले हैं प्राचीन। तो कहने का मतलब है कि हम भारत कितना महान था इस बात को हमें देखना है। भारत की महानता और समृद्धि के बारे में एक अगर हम देखें तो एक उदाहरण और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1998 में विकसित देशों के संगठन OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उन देशों ने यूरोप के, इंग्लैंड के इतिहास लेखक, इकोनॉमिक हिस्टोरियन, आर्थिक इतिहास लेखक एंगस मैडिसन से कहा, एंगस मैडिसन, क्या तुम पिछले 2000 वर्ष का विश्व का इतिहास लिख सकते हो क्या? आर्थिक इतिहास, विश्व का 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास लिख सकते हो क्या? उसने कहा लिख सकता हूं। तुमको क्या क्या चाहिए? उसने 130 वर्ल्ड क्लास वैज्ञानिकों को लिया, कोई आर्कियोलॉजिस्ट, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कोई इकोनॉमिस्ट ऐसे, और उसको एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट दिया और उस चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से उसने पूरी दुनिया में घूम के और वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री मिलेनियम पर्सपेक्टिव लिखा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री मिलेनियम पर्सपेक्टिव जो उसने लिखा वह OECD देशों का हेडक्वार्टर यूरोप में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, जो वो वहां से प्रकाशित हुआ है। आप नेट पर सर्च करेंगे मिलेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ए मिलेनियम पर्सपेक्टिव। उसमें उसने लिखा है 0 AD से, सन 0 से 1500 तक, सन 1500 तक वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में भारत का योगदान 34% था, एक तिहाई से ज्यादा, 33.3%, एक तिहाई होता है। और ये यूरोप के आर्थिक इतिहास लेखक लिख रहा है, यूरोप से प्रकाशित पुस्तक में लिखा हुआ है। और वह जो है हमारी समृद्धि बाद में मुगलों के अत्याचारों के दौर में सन 1700 तक भी 22% हमारा योगदान था। आज वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 3% है। इसको वापस उसी पुरानी स्थिति में लाना है और इसलिए प्रोफेशनल्स के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है, हम किस प्रकार से भारत को पुनः समृद्ध और महान बनाएं जिससे कि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन वापस वह 34% तक जाए। और जैसा मैंने कहा कि विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भारत के पास है और इसीलिए भारत का नाम भारत है। भारत के नाम के अनेक आधार हैं। उसमें मत्स्य पुराण में आता है भरणस्य प्रजानाम सर्वे महीयाम भारत तदुच्यते, संपूर्ण भूमंडल की प्रजा का भरण पोषण करने में सक्षम भारत कहलाता है। मत्स्य पुराण ने परिभाषित किया, हमारी आज की परिभाषा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हम आज अगर देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारा 17.6% कंट्रीब्यूशन है। जापान का वर्ल्ड पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन केवल 1.6% है, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में उनका कंट्रीब्यूशन 7% है।
तो उनका 7% जो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन है, वह मुझे लगता है कि किसके कारण है, आप विचार करिए। 1.6% वर्ल्ड पॉपुलेशन में हिस्सा और 7% वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन, और 5 साल पहले वो 10% था। इसलिए कि वहां स्वदेशी का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। पूरे जापान में केवल 4% विदेशी कारें बिकती है, बाकी सारी कारें मेड बाय जापान बिकती है। अपने भारत में 13% कारें टाटा महिंद्रा की आप निकाल दीजिए स्वदेशी, बाकी हम सब लोग 87% कारें विदेशी खरीदते हैं। अब अगर हम स्वदेशी कार खरीदेंगे तो उनके सारे हिस्से पुर्जे अपने देश में बनेंगे, तो अपने आप वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन ऊपर चला जाएगा। आज हम देखते हैं जूते का पॉलिश, रैकेट एंड कॉलमैन अमेरिकन कंपनी का चेरी 80% बिकता है, भारत के रॉबिन, गेही आदि नहीं बिकते। उसके आगे चलें टीवी, फ्रिज, उसके आगे चलें स्कूटर होंडा का एक्टिवा, उसके आगे चलें तो कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इन सभी में जब तक मेड बाय इंडिया, मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स का योगदान नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में वो पुरानी स्थिति नहीं आ पाएगी। आज विश्व के सारे ख्यातनाम कॉरपोरेशंस के सीईओ भारतीय हैं, चाहे सुंदर पिच्चई हो या आज की तारीख में करीब 25 ऐसी वर्ल्ड की टॉप कंपनियां हैं जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारतीय हैं। और आज चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे फार्मा हो, सभी में पूरे विश्व में सारे अच्छे जो उनके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर या उनके जो वैज्ञानिक अनुसंधान करता, वो सारे भारतीय हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत में हमको मेड बाय भारत अगर प्रोडक्ट्स को हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स महानुभाव भी विराजे होंगे, और मुझे लगता है कि हम अगर इस बात की प्रेरणा दें कि हम मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स अगर बड़ी मात्रा में बनते हैं, तो हम निश्चित रूप से देश को पुनः महान बनाने की स्थिति में आ पाएंगे। दूसरी बात, आज जो भारत का ज्ञान विज्ञान है अद्वितीय है, संपूर्ण मानवता के हित का है। 1897 में मार्क ट्वेन ने भारत भ्रमण किया और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बुरी बातें लिखी। उन्होंने ये बात भी लिखी, अनेक आविष्कार जो आज हो रहे हैं उनका प्राचीन भारतीय ग्रंथों में संदर्भ मिल जाता है, और शायद भविष्य में भी जो आविष्कार होंगे उनका प्राचीन भारतीय ग्रंथों में संदर्भ मिल जाएगा। उनका भारतीय ग्रंथों के बारे में इतना दृढ़ विश्वास हो गया। और आज निश्चित मानकर चलिए कि भारत का ज्ञान जो है अनूठा, अनुपम है, और हमारे हर शब्द में अनंत ज्ञान छिपा हुआ है। मैं केवल शब्दों की 2-3 शब्दों की व्याख्या यहाँ कर लेना चाहूंगा कि किस प्रकार का हमारा ज्ञान है। उसके पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं। अभी कुछ बरस पहले एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस बात पर मिला था? कुछ लोगों को तनाव के कारण वृद्धावस्था समय से पहले क्यों आ जाती है, तो इस बात पर मिला था। उन्होंने कहा जिनको टेलोमेयर्स लंबे होते हैं उनमें स्ट्रेस इंड्यूस एजिंग नहीं होता है, जिनको टेलोमेयर्स छोटे होते हैं उनमें स्ट्रेस इंड्यूस एजिंग होता है। फिर उसने कहीं पढ़ लिया कि योग में लिखा है डीप ब्रीदिंग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो उन्होंने 100 लोगों का समूह लिया, उनके टेलोमर्स का मेजरमेंट कर लिया जो सलाइवा से हो जाता है, फिर उनको 2 भागों में बांट दिया। 50 लोगों को कहा कि आप 90 दिन तक 12 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए, और 50 लोगों को कहा कि आप 90 दिन तक 12 मिनट प्रतिदिन एरोबिक एक्सरसाइज करिए। और उन्होंने पाया कि डीप ब्रीदिंग करने वालों के टेलोमरेज में 21% इंप्रूवमेंट आया। अर्थात हमारा जो ज्ञान है, अब मैं शब्दों की, हमारे यहाँ कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसका अपना गूढ़ अर्थ नहीं हो, उसमें अक्षरों को बहुत योजना पूर्वक नहीं जोड़ा हो। हम कहते हैं मंत्र, मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने वाले की रक्षा करे वो मंत्र है। शंकर, शम तनोतु इति शंकर है, संकटों से रक्षा करे वो शंकर है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ हृदय शब्द का जो रचना की, उसमें 4 अक्षर योजना पूर्वक जोड़े हैं। उसके हृदय के 4 कार्यों को लेकर हरते ददाते रहते यमम हृदय शब्द, यहाँ चिकित्सक भी विराजमान होंगे। हरते यानी बॉडी से ब्लड को लेता है, ददाते यानी बॉडी को ब्लड देता है,
रहते यानी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, यमम यानी धड़कनों का नियमन करता है। 100 साल पहले दुनिया का कोई वैज्ञानिक यही नहीं जानता था हार्ट बीट का रेगुलेशन हार्ट का ही नेचुरल पेसमेकर करता है। लेकिन हमने 5000 साल पहले शतपथ ब्राह्मण में और 4000 साल पहले यास के निरुक्त में यह कह दिया यमम, धड़कनों का नियमन हृदय स्वयं करता है। आज की मॉडर्न साइंस अब मानती है कि हार्ट बीट का रेगुलेशन हार्ट का नेचुरल पेसमेकर करता है, और जिसका नेचुरल पेसमेकर वीक हो जाता है उसके आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर कुछ नहीं है, सिल्वर आयन बैटरी है। मेरे मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी है, और वो सिल्वर आयन बैटरी पसलियों के यहाँ इंस्टॉल करके उसे एक इलेक्ट्रोड लेता है और उसको बिल्कुल हार्ट के पेरिकार्डियम में नीचे ले जाके वेंट्रिकल में, निलय में इलेक्ट्रिकल इंपल्स की सप्लाई देते हैं। विद्युतीय आवेश की आपूर्ति की जाती है हार्ट के इंटीरियर पोर्शन में, और हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। हमारे यहाँ यजुर्वेद में एक मंत्र है, अग्नि घुंग हृदय नाशनी घुंग हृदय अग्नि पशुपत कृष्ण, लंबा मंत्र है। मैं हृदय के अग्रभाग में विद्युत को धारण करूं। अब किसी का पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर ज्यादा कमजोर है तो डबल लीड वाला पेसमेकर लगाना होता है, दोनों वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिक इंपल्सेस देते हैं। किसी का और ज्यादा वीक है तो एट्रियम में भी देते हैं, यानी कि आलिंद और निलय सभी में देते हैं, मल्टीपल लीड वाला होता है। उस मंत्र में भी है कोशाभ्याम, हृदय के 2 प्रकोष्ठों में विद्युतीय आवेश। उस मंत्र में भी है मत्स्यनाभ्याम, हृदय के सभी प्रकोष्ठों में विद्युत आवेश। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ प्रत्येक बात बहुत सटीक और विज्ञान सम्मत कही गई है। मैं शब्दों का अधिक न करते हुए आपको 2 शब्दों की व्याख्या और मैं कह के ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें भारत को महान बनाने के लिए यहाँ जो विद्वान बैठे, हमें अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को समाज के सामने, नई पीढ़ी के सामने रखने की आवश्यकता है। हम कहते हैं वन, फॉरेस्ट, तो मतलब बेतरतीब फैले हुए पेड़ पौधों को हम जंगल कह देते हैं, वन कह देते हैं। लेकिन वन शब्द की रचना 4000 साल पहले यास्क ने बड़ी विज्ञान सम्मत की। 2012 की क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने कहा, 125 देशों के वैज्ञानिक वहां थे, उन्होंने कहा धरती पे जो वर्षा होती है वो वर्षा होने के लिए जो रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी वर्षा संभव बनाने के लिए जो आर्द्रता चाहिए, 40% फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, 60% ओशंस कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी फॉरेस्ट आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी। हमारे यहाँ यास्क ने वन शब्द की रचना जो की, जैसे मैंने कहा ना शम तनोतु इति शंकर, वैसे उन्होंने लिखा है वन्यते याचते वृष्टि प्रदायते इति वनाहा। वृष्टि कहते हैं बरसात को, प्रकृति से वृष्टि को संभव बनाने वाले को वन कहते हैं। यानी कि उस बात को हमने 4000 साल पहले अपने ज्ञान से स्थापित किया। तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय में एक और बात, चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां भी विराजमान होंगे, आज हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल बिजनेस की व्याख्या हमारे वेदों में भी पर्याप्त मात्रा में। एक मंत्र है, इमा में अग्निष्ट का धेनव संत्वेका च दशंच दशंच शतंच शतंच सहस्त्रंच सहस्त्रंच, उसका पूरा लंबा मंत्र है, अभी समय कम है, मैं पूरा नहीं बोलूंगा। इमा में अग्निष्टवाद, मैंने यहां वहां अनगिनत स्थानों पर अपना इष्ट साधन करने वाली जो पूंजी निवेशित कर रखी है, लगा रखी है, वह पूंजी दुधारू गो की तरह 10 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी, करोड़ गुनी, अरब गुनी, खरब गुनी, पदम गुनी, नील गुनी, शंख गुनी हो। अब यहां धेनु शब्द जो है, इमा में अग्निष्ट का धेनुवः संत्वे का, धेनु शब्द गाय के लिए नहीं है। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप जो है अमेरिका का, उसने अगर किसी एक ओनरशिप की एक कॉर्पोरेट हाउस में 50-60 कंपनियां हैं तो उनका पोर्टफोलियो एनालिसिस का फॉर्मूला दिया है, उसको बीसीजी मैट्रिक्स कहते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स में उन्होंने कंपनियों को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है कैश काउ, यानी जिस कंपनी में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे गाय दूध देती है सुबह शाम, आप कुछ करो या ना करो, उस प्रकार से कैश काउ की तरह जो लाभ देती है वो कैश काउ रखी। दूसरी उन्होंने लिखी स्टार्स, जो भविष्य में लाभ देगी। तीसरी उन्होंने कहा है क्वेश्चन मार्क्स, और चौथी उन्होंने कहा है डॉग्स। उनकी अभी व्याख्या में नहीं जाएंगे। तो जिस रेफरेंस में बीसीजी मैट्रिक्स में बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने कैश काउ शब्द काम लिया है, उसी रेफरेंस में वेद में धेनु शब्द लाभ की, कैपिटल के, प्रॉफिट बियरिंग कैपिटल के रूप में उन्होंने उसकी व्याख्या की है, 10 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी। अब एक बात इससे और हो जाती है, अगर वेद में ये मंत्र है जिसमें 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब आदि आते हैं, तो शून्य का उपयोग हम तब जानते थे। 1 डंडा 2 डंडा वाली जो है संख्या, जो रोमन नंबर्स हैं,
उनसे आप 1 लाख करोड़ 10 करोड़ नहीं लिख सकते। तो यानी शून्य उस समय भी था, केवल आर्यभट्ट ने पता लगाया शून्य का, ऐसा नहीं है, आर्यभट्ट ने प्रयोग किया। लेकिन हमारा सारा यह जो ज्ञान है वह सर्वकालिक और सदैव रहा है। अब इसलिए आज हमारे लिए करणीय काम जो है कि यदि आज हम अपने देश में, पिछले वर्षों में हम देखते हैं कि रुपए की कीमत 1947 में 3.5 रुपए बराबर $1 थी, 1991 में 18 रुपए बराबर $1 थी, आज वह 86 रुपए बराबर $1 क्यों हो रही है? क्योंकि हम या तो अधिकांश वस्तुएं आयातित खरीदते हैं, इंपोर्टेड खरीदते हैं, या विदेशी कंपनियां इतना मात्रा में प्रॉफिट यहां से बाहर ले जाती है कि हमारा विदेश व्यापार में और भुगतान संतुलन में जो घाटा होता है, उस घाटे के कारण रुपए की कीमत गिरती है। तो सबसे पहला भारत को महान बनाने के लिए हमें अपने जो प्रोफेशनल्स के क्लाइंट्स हैं उनमें कहीं न कहीं यह स्वदेशी का भाव हमको जागृत करना चाहिए। और यह एक आज की पहली हमारी आज की आवश्यकता है कि यदि हम ज्ञान विज्ञान में, चाहे न्यूक्लियर साइंस हो, चाहे स्पेस रिसर्च हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, हर एक में विश्व की 5 अग्रणी नॉलेज पावर्स में हैं, लेकिन उत्पादन में मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं हम। मेड इन इंडिया से काम नहीं चलेगा। चेरी भी अपना पॉलिश भारत में बना लेती है, उससे काम नहीं चलेगा। मेड बाय भारत जो प्रोडक्ट्स हैं, आज छोटी सी बात है, हम अगर बल्ब और ट्यूबलाइट फिलिप्स का खरीदेंगे तो प्रॉफिट हॉलैंड जाएगा, टेक्नोलॉजी हॉलैंड की इंप्रूव होगी। हमने अगर बजाज, सूर्या, अजंता कोई भी इंडियन ब्रांड खरीद लिया, भारतीय ब्रांड खरीद लिया, तो उसका सारा प्रॉफिट यहाँ रहेगा, टेक्नोलॉजी यहाँ इंप्रूव होगी। तो सबसे पहला भारत को समृद्ध और महान बनाने के लिए यह एक हमारी पहली आवश्यकता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वह अगर अपने आप में अपना उद्यम करने में समर्थ हो जाए तो हमें कहीं न कहीं, चाहे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और कल उद्यमिता का सेशन भी हुआ है, हमें एक उद्यमिता का भाव जगाना है। उद्यमिता का भाव जगाने के साथ ही उद्यमिता व्यक्तिगत भी और उद्यमिता सामूहिकता से भी। अब देखिए, एक छोटे छोटे प्रयत्न से मैं एक उदाहरण गुजरात का ही लेना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है गुजरात में वो उदाहरण लेने के लिए। आप सब जानते हैं 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बॉम्बे मिल्क स्कीम की स्थापना की और उन्होंने पूरे गुजरात और महाराष्ट्र से मिल्क कलेक्ट करने के लिए पोल्सन लिमिटेड नाम की कंपनी को ठेका दिया। खेड़ा उस समय छोटा कस्बा था, वहां के 126 किसानों ने अपनी एक कोऑपरेटिव बनाई। उनका कुल मिला के बेचने योग्य दूध होता था 247 लीटर्स, प्रति किसान 2 लीटर भी नहीं होता था। और उन्होंने खेड़ा से 425 किलोमीटर दूर मुंबई में वहां दूध की सप्लाई करने के लिए खुद की कोऑपरेटिव बनाई। बॉम्बे मिल्क स्कीम ने डायरेक्ट लेने से मना कर दिया, उन्होंने 15 दिन तक हड़ताल कर दी, तो फिर उनसे दूध लेना शुरू किया। धीरे धीरे उनका 5000 मेंबर हो गए, 10,000 मेंबर हो गए कोऑपरेटिव के, दूध भी बढ़ा। दूध से उन्होंने पाउडर का दूध भी बनाना शुरू किया, उन्होंने बटर भी बनाना शुरू किया 1954 में जाकर, और आज वो 70,000 करोड़ रुपए की अमूल कोऑपरेटिव है। उस अमूल कोऑपरेटिव की देखा देखी हिंदुस्तान के 22 प्रदेशों ने, राजस्थान में सरस है, उत्तर प्रदेश में नंदी है, मध्य प्रदेश में सांची है, 22 प्रदेशों ने नकल की और ऐसी 3 टियर मिल्क मार्केटिंग फेडरेशंस बनाई। आज भारत के 2 करोड़ किसान उस 3 टियर मिल्क मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन के मेंबर हैं और भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। और वर्ल्ड में मिल्क की पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 350 मिलीलीटर है, हमारे यहाँ 450 मिलीलीटर है, 475 मिलीलीटर है, यानी कि पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वर्ल्ड एवरेज से हमारी 1.5 गुनी। इसलिए है 126 गरीब किसान, अनपढ़ किसान, जिनका बेचने योग्य दूध 2 लीटर भी नहीं था, उन्होंने कोऑपरेटिव बना के अपना काम शुरू किया। तो उससे उन्होंने पूरे देश में एक व्हाइट रिवॉल्यूशन ले आए। यहाँ बहनें भी हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण उद्यमिता का आपके सामने। किरण मजूमदार शाह आज हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिला है। उसने जिस समय अपना बायोकॉन स्थापना की तो 10,000 रुपये और किराए का गैराज था। उनको बैंक ने लोन देने से भी मना कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना रिसर्च जारी रखी और आज बायोकॉन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी है।
वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट बायो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से हैं। 109 देशों में लाइफ सेविंग ड्रग्स, गट कैंसर की, लिवर कैंसर की, डायबिटीज की, अनेक तरह की दवाइयां वे एक्सपोर्ट करती हैं। तो कहने का मतलब है कि, और जिस समय उन्होंने अपना पब्लिक इशू लाई तो वो 30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो एक छोटी सी शुरुआत भी कहां से कहां तक ले जा सकती है। और मैं किरण जी का उदाहरण दूसरे कारण से देता हूं। जब किरण जी के पिताजी का देहावसान हुआ तो उनकी माताजी 64 इयर्स ओल्ड थी। तो उन्होंने अपनी माँ को कहा, माँ अब तुम भी अकेली रह गई हो, अपना खुद का कोई काम क्यों नहीं करती हो। वो खाना खिला सकती थी उनको। तो उन्होंने भी अपने आत्म स्वाभिमान से अपनी बेटी से 1 रुपया नहीं ला, अपने पति का मकान गिरवी रखा, पति के कुछ शेयर थे उनको बेचे और उन्होंने एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया। 2 साल पहले उनका देहावसान हुआ है। 64 साल से 90 वर्ष की उम्र तक उन्होंने अपना बिजनेस चलाया जिसमें 150 से 200 लोग काम करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि हम पुनः भारत को महान और समृद्ध बनाने के लिए कहीं न कहीं उद्यमिता का भाव भी जगाना होगा। और ज्ञान विज्ञान में जो भारत का नेतृत्व आज से हजारों साल पहले से रहा है, हमको उस ज्ञान विज्ञान को वापस स्थापित करना है। हमारी नई पीढ़ी में उस प्राचीन ज्ञान विज्ञान को ठीक से प्रतिष्ठापित करना है। और अंतिम एक उदाहरण देके मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। जैसा मार्क ट्वेन ने कहा कि भविष्य में भी जो आविष्कार होंगे उनकी भारत के ग्रंथों में संदर्भ मिल जाएगा। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया जब 1998 में मैंने पढ़ा कि ये जो कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है, ये विस्तारित हो रहा है, बड़ा फैल रहा है। ब्रह्मांड में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। आगे और हैं या नहीं, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा न इति, इसका कोई अंत नहीं है। वो भी कह रहे हैं अभी तक जिनने ऑब्जर्व किया उसमें 2 ट्रिलियन 20 खरब आकाश गंगा है। एक आकाश गंगा में 400 से 500 अरब तारे हैं। तो हमने भी कहा न इति। फिर उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा, आकाश गंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ रही है। सन 2000 के बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि ये जो आकाश गंगाओं के बीच दूरियां बढ़ रही है, इसका कारण है इन आकाश गंगाओं के बीच के खाली स्थान खाली न होकर उसमें मिस्टीरियस डार्क एनर्जी, श्याम ऊर्जा भरी हुई है। उस श्याम ऊर्जा के कारण आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। और 3/4 तो डार्क एनर्जी और 1/4 में है विजिबल वर्ल्ड, सारी आकाश गंगाएं और आप, मैं, हम सब मिला के 3:1 का रेशो है। डार्क एनर्जी, इनविजिबल डार्क एनर्जी और विजिबल मटेरियल मैटर। हमारे यहाँ वेदों में कई मंत्र हैं, त्रिपादुत उदित पुरुष एतावानस महिमातो जायांश। उसका भी अर्थ ये, उस विराट ब्रह्म के 1/4 एक पाद में ये संपूर्ण दिखाई देने वाला जगत बना हुआ है। और उस विराट ब्रह्म का 3/4 इस अनंत अंतरिक्ष में अदृश्य होकर विलीन है। तो जो अनंत अंतरिक्ष में अदृश्य होकर विलीन उस डार्क एनर्जी जो 3/4 है उसका संदर्भ है। और 1/4 जो विजिबल वर्ल्ड में सारी दिखाई देने वाला मटेरियल है और डार्क मैटर है, वो सारा मिलाकर है। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन, चाहे वह एलिजाबेथ ब्लैकबर्न का डीप ब्रीदिंग का अनुसंधान हो और चाहे वह या डार्क एनर्जी वाला, मैं ऐसे, तो हमारे वेदों का कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें अक्षरों को बहुत योजना पूर्वक नहीं जुड़ा हो। अंतिम एक छोटा सा उदाहरण, भारत ने सारा धन कमाया जिंक के एक्सपोर्ट से। ज्यादातर जिंक की स्मेल्टिंग कोई नहीं जानता था। हम जिंक की कॉपर के साथ एलॉय बना के निकालते थे। तो इसलिए हमने ताम्र के, जिंक के लिए शब्द काम लिए यशद, ताम्र यश प्रदायते इति यशद। तो मेरा कहने का मतलब है हमारे उस प्राचीन ज्ञान को वापस संपूर्ण जगत को, विश्व को परिचित कराएं। और हमारा जो एकात्म मानव दर्शन का विचार है, जिसमें हम कहते हैं व्यक्ति के फिर परिवार के बाद समाज के बाद राष्ट्र के बाद विश्व के बाद जीव सृष्टि के बाद परमेष्टि, और इन सब के बीच समन्वय की बात करते हैं। आज पूरे विश्व में आतंकवाद, असमानता और पर्यावरण विनाश, ये 3 जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उनसे पूरे विश्व को उबार के और हम संपूर्ण विश्व में सुख, सौहार्द और एक प्रकार से समृद्धि और पर्यावरण जो है संरक्षण, ये सारे काम हम अपने इस एकात्म मानव दर्शन की प्राचीन जो चिंतन है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वह उस चिंतन को हम अगर ठीक से, तो आज दुनिया की 16%
हर 6 व्यक्ति में एक हम हैं। अगर हमने अपने इस ज्ञान से अपनी नई पीढ़ी को ठीक से परिचित करा लिया, उसको उद्यमशील बना लिया, और उसके साथ ही हमने एकात्म मानव दर्शन के भाव से संपूर्ण विश्व में यह संवेदना अगर जगा दी, तो आज हम आतंक, पर्यावरण विनाश, असमानता आदि सबसे विश्व को निकालकर पुनः भारत को समृद्ध और महान बना सकेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूं। आप सबका आभार। આપણે સૌ ઊભા થઈને એમને અભિવાદન કરીએ તો ખૂબ સારું. આપણી વચ્ચે એમણે એટલા બધા આયામો ઉપર વાત કરી છે, મને તો કોઈ પ્રશ્ન અત્યારે જડતો નથી, કારણ કે હું હજી આટલા બધા આયામોને પચાવવાનું કામ પણ આવનાર કેટલા સમયમાં કરી છે મને ખબર નથી. પણ મિત્રો, આપ તો ખૂબ લોકો સાથે કાર્યરત છો. આપમાંથી કોઈને પણ કોઈ પણ વિષય ઉપર સહેજ પણ કોઈ પૂછવા જેવું યોગ્ય કોઈ હોય તો આપ ચોક્કસ આપનો હાથ ઊંચો કરશો. આવનાર 10 મિનિટમાં આપણે 5-7 ક્વેશ્ચન્સ લઈશું, જેનું અહીંયા મંચ ઉપર બિરાજમાન ભગવતી પ્રસાદજી અથવા તો સોમકાંતજી અથવા તો પ્રદીપજી અથવા તો તુલસીભાઈ આપશે. જી, ભગવતી પ્રસાદજી આપશે. તો આપના કોઈ પણ વિષય હોય તો ખાસ મર્યાદિત રાખજો. આ પહેલાં મને આપ સૌને એક વિનંતી કરવી છે. આપ સૌ જતા પહેલાં સૌને માટે અહીંયા ચા અને નાસ્તાની ખૂબ વ્યવસ્થા કરી છે. તો ભોજન કક્ષ અહીંથી બહાર નીકળીને જમણી તરફ આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે આપ ત્યાં ચોક્કસ જશો. આદરણીય ભગવત પ્રસાદ બી ત્યાં હશે, આપ વ્યક્તિગત રીતે પણ સવાલ પૂછી શકશો. બીજી વાત, પ્રદીપભાઈ એમના વક્તવ્યમાં કહેલી, અહીંયા QR કોડ છે બહુ બધી જગ્યાએ. આપ સૌ આ QR કોડનો ઉપયોગ કરી આપના નામનું રજીસ્ટર કરશો, એટલે ભવિષ્યમાં આપનો અને અમારો સંવાદ સતત ચાલતો રહે. કોઈને પ્રશ્ન હોય તો અમારા સ્વયંસેવકો સાથે છે, એ આપને માઇક આપશે. કોઈને માઇક હોય તો. नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे हिस्टोरियन हेबालकर जी ने एक पुस्तक लिखा है कि जिसमें इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी उसके कहाँ कहाँ बिंदु मिले हैं वर्ल्ड में, उसका एक संकलन किया हुआ है. आपने जो बातें बताई हमें, तो उसका कोई पुस्तक है कि जिससे जब भी रेफरेंस चाहिए तो हम उसमें से निकाल सके, कि जैसे बाली की बात बताई, जैसे अपने साइबेरिया की बात बताई, 4 दंत वाले ऐरावत की बात बताई. नहीं, तो ऐसा ऐरावत इंद्र का वाहन है वो. अच्छा, सॉरी, वो सूंड उसमें 4 है. हाँ, हाँ. 4 दांत वाला सामान्य है. सामान्य. फोर्थ ट्रस्ट में. हाँ, तो ऐसा कोई संकलन किया हुआ कोई पुस्तक ऐसा है कहीं कोई? एकदम तो नहीं मिलेगा. एक मैंने भी इन दिनों लिखी है, कालजयी भारतीय ज्ञान, उसमें कुछ इन चीजों को देने का प्रयास किया है. और बाकी अपने माननीय सुरेश जी सोनी की जो पुस्तक है भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा, वह भी है. हेबालकर जी की पुस्तक में भी है. और ऐसी कई सारी पुस्तकें इन दिनों आई है. कुछ IITs ने भी लाए हैं, तो ऐसी पुस्तकें हैं इन दिनों. नमस्कार. नमस्कार. बहुत अच्छी बातें बताई आपने हिंदू संस्कृति के बारे में, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये सब होने के बावजूद ये जो आतंकवाद है, हिंदू सनातन धर्म को जो लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म को मिटाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका हल कैसे होगा? इसका हल जन जागरण और एकता, और जो रेडिकलिज्म है उस रेडिकलिज्म के विरुद्ध, और उस रेडिकलिज्म में लोगों को रिफॉर्म भी करना होगा. मूल रूप से हम देखें तो पूरा वेस्ट एशिया, पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा अफगानिस्तान, चाहे साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ सभी आतंक के बलबूते पर ही मतांतरण हुए हैं. ये बात हम सब लोग जानते हैं. ईरान पारसियों का देश था, 17 वर्ष में उन सब का मतांतरण हुआ. तो यह आतंक का सामना हमें बहुत दृढ़ता के साथ संगठित होकर, और आतंक फैलाने के जो विचार हैं कि कुफ्र को दुनिया से नष्ट करने वाली जो एक विचारधारा चल रही है, कहीं न कहीं उसमें रिफॉर्म करवाने की आवश्यकता है. और इसीलिए एकात्म मानव दर्शन का चिंतन अगर हम हर व्यक्ति को आत्मसात करा सकते हैं, तो हम मतलब जो है पुनः भारत को और संपूर्ण विश्व को रहने योग्य बना, सुख से रहने योग्य बना सकेंगे. नमस्कार.
आई एम आर एस पटेल, चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपका लेक्चर काफ़ी इन डेप्थ ऑन सब्जेक्ट एंड मस्ट इट्स अ रियली ग्रेट reflection of the research work you have done, sir. The only question, sorry, मैं इंग्लिश में बोल गया. हाँ, कोई बात नहीं. अच्छा, हाँ, तो only question is regarding, you see, your very powerful suggestion that you see we must be vocal for local. मोदी साहब ने भी ये सूत्र दिया है कि बी वोकल फॉर लोकल, और आपकी जो चिंता है कि 3% से अभी 34% तक कैसे जाना, इसके लिए सब हमारे भारतीयों के दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए कि भी हमें हमारा स्वदेशी माल खरीदना है. मुझे ऐसा लगता है साहब कि ये खाली प्रीचिंग से काम नहीं होने वाला, इसे कॉन्क्रीट रूप देना है. तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इसकी स्कीमें निकालनी पड़ेगी. समझो कि कोई आदमी 100% टोटल अपनी ज़रूरियत का साल में 60-70% या 80% परचेस करता है स्वदेशी माल, तो उसे इनकम टैक्स में कुछ रियायत देनी चाहिए. ऐसे जो लोग ऐसा ज़्यादा ही उससे काम करते हैं स्वदेश के लिए या स्वदेशी चीज़ें खरीदते हैं, तो उनके लिए कुछ अवार्ड या कुछ अप्रिसिएशन गवर्नमेंट जो कुछ करेगी तो मेरे ख्याल से थोड़ा ये फास्ट होगा. बाकी आपकी चिंता ये बहुत ज़रूरी है. थैंक यू. ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल पर औद्योगिक देशों ने बहुत कुचक्र पूर्वक सारे विकासशील देशों की सरकारों के हाथों को बांधने का ये जो कुचक्र किया था, मैं एक थोड़ा सा 2-2.5-3 मिनट ले लूंगा. भारत जैसे 100 नव स्वतंत्र देशों ने स्वावलंबन की तरफ अपना कदम बढ़ाने शुरू किए थे. भारत भी एक जमाना था, हम स्टील से लेके हर चीज इंपोर्ट करते थे. आज हम नेट दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गए, हर क्षेत्र में सारे देश. तो डेवलप्ड कंट्रीज में, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में 1988-89 के आसपास, 88-89 के आसपास आर्थिक मंदी फैलने लगी. जर्मनी में नवनाजीवाद पनपने लगा बेरोजगारों के आक्रोश के कारण. अमेरिका में लॉस एंजल्स वगैरह में दंगे हुए, इंग्लैंड में नस्ली दंगे हुए. वो सारा उनको लगा कि अगर ये जो नव स्वतंत्र देश अपने कच्चे माल को खुद निर्मित वस्तुओं में बदल के अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाना शुरू कर देंगे, हमारा माल इनके बाजारों में नहीं बिकेगा, तो हम तो केनिया, नाइजीरिया जैसे विपन्न देश हो जाएंगे. आज जापान या स्विट्जरलैंड में क्या कच्चा माल मिलता. तो उनको लगा कि ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज के इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड और एग्रीकल्चर, इसके ऊपर हमें कब्जा करने की योजना बनानी चाहिए. उन्होंने सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पे, मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे तो इंडिया के ऊपर उन्होंने 2 रिपोर्ट्स तैयार कर रखी थी. इंडिया ए स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेड रिफॉर्म्स, इंडिया एंड इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमी इन ट्रांजिशन. और उसमें ये कहा भारत अपने करेंसी का इतना डिवैल्यूएशन करे, सारे आयात खुले करें. तो 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी. फिर हमने $7.2 बिलियन का लोन का IMF को अप्लाई किया उस समय मनमोहन सिंह जी ने. उन्होंने उन दोनों रिपोर्ट्स को मानने के लिए कहा, तो 1 जुलाई को हमने रुपए का 11% डिवैल्यूएशन किया. तो उन्होंने कहा नहीं, हमने इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेड रिफॉर्म्स में 21% डिवैल्यूएशन रिकमेंड किया, अब 21%. तो 3 जुलाई को फिर डिवैल्यूएशन किया और हमने पूरा 21% किया. 4 जुलाई को इंपोर्ट लिबरलाइज किया. 24 जुलाई को इंडस्ट्रियल पॉलिसी में FDI को हमने खुला किया. तो ये उन्होंने, फिर उनको लगा ये सारे देश तो संप्रभुत्व संपन्न है, आज इन्होंने अपने बाजार खोले हैं, आज इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए खोले हैं, हमारी कंपनियों के लिए दरवाजे, कल को ये वापस रोक लगा देंगे. तो उन्होंने फिर WTO को लाए. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आज 60 ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिनको मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कहा जाता है. अब मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में एक है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. उसमें यह है कि किसी भी देश की सरकार अपने यहाँ किसी भी चीज के इंपोर्ट पर और किसी भी चीज के एक्सपोर्ट, अपने वहां से एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगा सकती. इसी प्रकार से एक है एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसमें प्रावधान है किसी भी देश की सरकार अपने यहाँ किसी इन्वेस्टर को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि वह लोकल लेवल पे कोई मैन्युफैक्चरिंग करे. वो इंपोर्ट करके भी बेच सकता है और वो वहाँ वैल्यू एडिशन भी कर सकता है. उसको वैल्यू एडिशन लोकल डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए या डोमेस्टिकली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे इन एग्रीमेंट्स के कारण
एक सभ्य समाज में शुरू में WTO का एग्रीमेंट 117 देशों ने किया, आज 162 देश उसके मेंबर हैं, तो हमें उसके लिए योजना पूर्वक वो जो WTO के मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को रिवाइज करवाने की जरूरत है। 3/4 बहुमत से हम उसको रिवाइज करवा सकते हैं। आज डेवलपिंग कंट्रीज का 3/4 बहुमत उसमें WTO में हो भी जाता है। तो कहने का मतलब है कि उसके कारण सरकार यह जो है विदेशी निवेशक या फॉरेन मार्केटर और डोमेस्टिक मार्केटर के बीच में भेदभाव करने का निषेध एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स में है। इसलिए अन्यथा मुझे नहीं लगता, इसीलिए मोदी जी ने कहा कि बी वोकल फॉर लोकल। तो अपने आप में हमें उस संदेश को समझना है। उन्होंने कहा कि मेक लोकल फॉर वर्ल्ड, तो दुनिया के लिए बना, हम एक्सपोर्ट करें, तो हमें संकेत रूप में समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम विश्व के सर्वाधिक सभ्य समाज रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं यह आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा का प्रयोग करना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण इसी के साथ जोड़ देता हूं। जापान का मैंने कारों का तो उदाहरण दिया। जापानी राइस बहुत मोटे दाने का, घटिया स्वाद का और बिना खुशबू का होता है, और दुगनी कीमत जापानी नागरिक देता है। कैलिफोर्नियन लॉन्ग ग्रेन फाइन एरोमेटिक राइस वहां आधी कीमत में अवेलेबल है। रेस्टोरेंट्स टूरिस्ट के लिए खरीदते हैं वो कैलिफोर्नियन राइस, लेकिन जापानी नागरिक उन्हें नहीं खरीदता। वो कहता है कि एक बार जापानी किसान ने खेती बंद कर दी चावल की तो हम पराश्रित हो जाएंगे, फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होगी। तो कहीं ना कहीं हमको भी हर चीज में यह स्वदेशी का भाव, और उसके लिए हम समाज के लोगों को, हम प्रोफेशनल्स को, जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सबको समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज जैसे हम देखें, छोटी सी बात है, हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, ये तो आप सब जानते हैं। एग्रीकल्चर में भी हो रहा है। अमेरिकन कंपनी आई, उसने किसानों की 1600 हेक्टेयर जमीन मध्य प्रदेश में ठेके पे ली, अपना गेहूं का बीज देती है उनको, मेरे लिए तुम खेती करो। MOU कर लिया। किसान जो अपना खुद का खेती करता था वो शेयर क्रॉपर हो गया, बटाईदार हो गया उस कंपनी के लिए। और फिर उसने 800 टन पर शिफ्ट आटा पीसे, ऐसी कई सारी फ्लोर मिल्स डाल दी। और अब नेचर फ्रेश नाम से अपने विज्ञापन के बलबूते पे उसका आटा हमारे किचन तक पहुंचता है। यानी खेत खलिहान से किचन तक की फूड सप्लाई चेन। और हमारे ही देश में नहीं, अन्य अनेक देशों में यह जो सारा हो रहा है, चाहे किसान केचप, हिंदुस्तान लीवर का इंग्लैंड की कंपनी है, वो हमारे यहाँ टमाटर की किसान से खेती करवाती है। तो हमें अपना आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या स्वदेशी का भाव अपनाकर यह जो अपने देश के इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड और एग्रीकल्चर को हम बचाने के लिए उसकी ऑनरशिप, नहीं तो 5 साल बाद इस देश के उद्योगों के ऊपर किसका नियंत्रण होगा, भारतीयों का या विदेशी कंपनियों का। आज 80% टीवी फ्रिज विदेशी बिकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है, हमें एक युद्ध स्तर पे अभियान लेना चाहिए जिससे कि हर एक व्यक्ति इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म अपनाए। और इसमें एक, मैं चूंकि गुजरात की धरती पे खड़ा हूं, यहाँ उद्यमिता का बहुत अच्छा वातावरण है। मुझे लगता है कंसोर्शियम्स एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकते हैं देश में गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आज उद्योग सहायता संघ, आज जैसे हम देखते हैं फिरोजाबाद में कांच के किसी जमाने में 1500 कारखाने थे, आज 300-400 बच गए, क्योंकि R&D नहीं होती है। तो कंसोर्शियम अगर हर जगह उद्योग सहायता संघ बन जाता है तो उसमें क्या होगा कि वो अपना R&D संयुक्त रूप से करेंगे, और सरकारें 80% तक उसमें योगदान देती है, अमेरिका से लेके, ताइवान से लेके, चाइना से लेके, जापान से लेके। तो मुझे लगता है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए। और एक अंतिम यह भी संकेत करना चाहता हूं कि चाइना हमें डी इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। उदाहरण के लिए डॉक्टर्स भी होंगे, फॉलिक एसिड पूरा 100% इंडिया में बनता था। चाइना को लगा कि फॉलिक एसिड में इंडिया को पराश्रित करना है, ये ड्रग में मेजर बना हुआ। तो हमारे देश में 6,500-7 हजार रुपए किलो में फॉलिक एसिड बनता बिकता था। चाइना ने 4,500 रुपए किलो में डंपिंग शुरू की। तो सारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेटर्स ने फॉलिक एसिड इंडिजिनस खरीदने के बजाय चाइना से का लेना शुरू कर दिया। तो हमारे देश की सारी फॉलिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई। आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट से जानते हैं, उसके बाद कोई बैंक वर्किंग कैपिटल लोन उन कंपनियों को नहीं देता। और उसके बाद 2016 के जनवरी से दिसंबर 12 महीने में फॉलिक एसिड की कीमत चीन ने 11 गुने बढ़ाकर 50,000 रुपए किलो कर दी। आज हम उसका 50,000 रुपए किलो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो ग्लोबल इन्वेजन, ट्रेड वार्स जो चल रहे हैं, उसमें स्वदेशी का भाव जागरण ही हमारा एकमात्र संबल है। सर जी, हाँ,
एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। मैं एक्चुअली R&D संस्थान से हूँ, इसरो से। 38 इयर्स मैंने जॉब किया है उधर। एंड व्हाट इट केम टू आवर माइंड कि जैसे शर्मा साहब ने अभी बताया कि अपनी जो संस्कृति धरोहर है, तो इंडिया के जितने भी R&D संस्थान है, आप देख लो, CSIR, इसरो, बार्क, IPR, IITs, NITs, तो उसके अंदर हमने एक चीज ये पाया है कि आपको नमाज करने की इजाजत है, ठीक है, अपने टाइम पे, एंड यू कैन नॉट प्रिवेंट दोज पीपल गोइंग फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक मुझे पता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारी इतनी बोखली है कि आपने जो आज जिस डेप्थ में बताया, आई कुड सेंस सम डीपनेस इन दैट बेसिकली। तो उसका 1 या 2% भी हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई फॉलिक एसिड, जैसा आपने एक एग्जांपल दिया कि वी आर रेडी टू बाय दिस चाइनीज फॉलिक एसिड बिकॉज देयर इज अ इनहेरेंट बेसिक वेरी ग्रेट, यू कैन से, उसको क्या बोलते हैं कि कुछ बहुत खराबी है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। बट यस, आई कुड सेंस a deep, and I would, sir, definitely would like to invite you for our ISRO center a big 1 or 2 hour lecture, sir. That is number 1. So उसका क्या हो सकता है, क्योंकि 2014 के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है, that I can assure you. अगर CSIR, एम्प्री, IITs, NITs में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चाय पे बैठता हूँ, तो जैसे ही हम अगर बात करते हैं हिंदुइज्म ये सब, तो लोगों को एक थोड़ा अनटचेबल लगता है। हमारे ही सो कॉल्ड जो साइंटिस्ट है उसमें सब लोग आ गए अपने इंडियन, आई एम नॉट फॉरगेट अबाउट अदर कम्युनिटी, लेकिन हमको ही हमारे पर कोई गर्व नहीं है। वो बोलता है कि ये तो यार उल्टी सीधी बात करता है ये साइंस में। और दूसरी पहलू ये है कि सिंस आई गॉट रिटायर्ड एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर, आई कैन नॉट प्रिवेंट पर्टिकुलर कम्युनिटी गोइंग फॉर नमाज एट अ स्पेसिफिक टाइम। सो is this the way to, means how the country is 70 years and 2014 के बाद भी कोई चेंज नहीं है, let me tell you. नहीं, तो उसमें क्या कहना है आपको? 14 के बाद जो 3-4 चेंजेस हुए हैं वो मैं हल्का सा संकेत इस दृष्टि से करना चाहूँगा कि आज में हमने जो 2 लाख करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट दिया है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हमारा सेल्फ डिपेंडेंस हुई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसमें यह है कि जो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है जिन प्रोडक्ट्स में, उनमें अगर हम अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें तो, लेकिन उसके लिए पूरा इकोसिस्टम की जरूरत है। जैसे मैं एक 2014 के पहले का और बाद का, चूंकि आप भी इसरो से जुड़े हैं, टेलीकॉम में फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में C.DOT ने बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास टेलीफोन एक्सचेंजेस हमने डेवलप किए। 80,000 लाइनों तक के स्विचिंग सिस्टम्स हमारे अपने इंडिजिनस बना लिए थे और एक्सपोर्ट भी हो रहे थे। 2G में हमने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की, कोर डेक्ट, COR उसमें स्मॉल है, DECT कैपिटल है। दुनिया की कोई इंटरनेट टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं जिसमें वॉइस और डेटा एक साथ ट्रेवल कर सके, इसमें वॉइस और डेटा एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। BSNL ने दिल्ली में कुछ टावर्स खड़े करके कोर डेक्ट की ट्रायल भी लगाई, लेकिन अचानक उस समय, ये 2014 से पहले की बात है, हमने 2G में GSM टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली। चाइना ने उस समय जन्म भी नहीं हुआ था 3G आने तक। चाइना ने अपना 3G में उनकी एक बहुत रिडंडेंट टेक्नोलॉजी थी, वही अडॉप्ट की और उन्होंने कह दिया कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी हम काम नहीं लेंगे। उसके कारण 3G का एक्सपेंशन बहुत कम हुआ। लेकिन उस पैसे से उन्होंने 4th जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी TD-LTE दुनिया में सबसे पहले डेवलप की, अमेरिका से भी पहले की, और हमारे मोबाइल फोन्स में LTE आता है, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और लेकिन 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी वर्तमान सरकार ने दुनिया में सबसे पहले डेवलप की और 10 करोड़ टेलीफोन्स पे उसकी ट्रायल भी कर ली। तो मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग कर रहे हैं, और IIT चेन्नई ने मतलब जो है इसमें मेजर रोल प्ले किया था। तो कहने का मतलब यह है कि आवश्यकता एक इकोसिस्टम डेवलप करने की है। इकोसिस्टम में अब देखिए, कंप्यूटर्स में हम देख लें, जेनिथ इंडिजिनस आता था, विप्रो ने हार्डवेयर बनाती थी, दोनों बंद हो गए क्योंकि चाइना ने लिनोवो का डंपिंग किया। लिनोवो का डंपिंग करने से हम सब लोगों ने लिनोवो खरीदने शुरू कर दिया।
लेकिन जैसे हमने क्रेज सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहते थे, 32 करोड़ रुपया उसका देने को हम तैयार थे, अमेरिका ने वीटो कर दिया था। उस समय हमने सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कोरडेक बनाया, सीडेक बनाया। सीडेक बना के विजय भाटकर जी ने कैपेबिलिटी की बात सोची, सुपर कंप्यूटर की बात नहीं सोची। उन्होंने कहा हम पैरेलल प्रोसेसर पे काम क्यों नहीं करें, दुनिया में किसी आदमी ने उसके पहले पैरेलल प्रोसेसिंग पे सोचा ही नहीं था। हमने पैरेलल प्रोसेसर बनाया जिसकी कुछ मामलों में सुपर कंप्यूटर से इंफीरियर था, लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड सुपर कंप्यूटर से बेटर थी। आज हम 537 टेराफ्लॉप प्रोसेसिंग स्पीड के मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट पैरेलल प्रोसेसर, जिसको हम सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं, बना रहे हैं। आवश्यकता इस बात ये है कि उसके लिए इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। कभी हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे हम ये सारा प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षा में भी हम देखें, 1930 के बाद, सीवी रमन के बाद, चाहे साइंस में एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज किसी भारतीय को भारत में काम के लिए नहीं मिला। 8 ऐसे इंडियंस हैं जो भारत से पोस्ट ग्रेजुएशन करके गए और उनको बाहर जाने के बाद नोबेल प्राइज मिला है। तो यहाँ की एजुकेशन के आधार पर उन्होंने नोबेल प्राइज भी अर्न किया है। ये जो हमारी कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडियंस की डेवलप की हुई, हम अपने यहाँ उनको सुविधा अगर देना, एक इकोसिस्टम हम अब आज डेवलप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम कर सकेंगे।